अच्छा, लेक्चर नंबर 3 में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज की बात हो रही थी ना। कैथोड रेज के बारे में डिस्कशन हो रहा था। इन्हीं के एक्सपेरिमेंट को, इन्हीं के किसके, विलियम क्रूक्स का जो एक्सपेरिमेंट था, उनके एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए एक साइंटिस्ट आ गए, जे थॉमसन। उन्होंने बोला हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। तो सेम एक्सपेरिमेंट उन्होंने भी करके देखा, और सेम एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने कुछ इंटरप्रिटेशन निकाले। क्या बोला कि भाई जो नेगेटिव पार्टिकल्स से ये बनी हुई हैं, कैथोड रेज किससे बनी हुई हैं, नेगेटिव पार्टिकल्स से बनी हुई हैं। इन नेगेटिव पार्टिकल्स को इन्होंने एक नाम दिया, इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दे दिया इन्होंने, इलेक्ट्रॉन। कुछ और फाइंडिंग्स थी, जैसे हमने बताया था कि अगर लाइट फॉयल लगा देते बीच में तो उसको क्या कर देता है, हीट कर देता है। लाइट अगर आप कोई व्हील लगा देते हो तो उसको रोटेट कर देता है। उसका इंटरप्रिटेशन निकाला गया कि मास है, मोमेंटम है, एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है इसमें, ठीक है। उसी तरीके से एक और इंटरप्रिटेशन निकाला गया कि अगर आप कोई लाइट फॉयल बीच में लगा दो तो आप इस ट्यूब में क्या देखते हो, यहाँ पे अगर आपने कोई थिन फॉयल लगा दिया, ये मान लो कैथोड है और ये इधर एनोड है, ठीक है। कैथोड रेज आपकी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही थी, तो ये देखा गया कि ये लाइट फॉयल को पेनिट्रेट करते हुए इस जगह पे ग्लास ट्यूब में कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं, जैसे कि एक सब्सटेंस होता है जिंक सल्फाइड। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिसपे अगर कोई पार्टिकल जाकर के तेजी से हाई स्पीड से गिरता है तो वहाँ पे थोड़ी सी चमक होती है, शाइन होती है, फ्लोरेसेंस बोलते हैं उसको। जो आपका ट्यूबलाइट वगैरह में मटेरियल होती है जिसका पेंटिंग होती है ट्यूबलाइट के अंदर इनर लेयर में, कोई पार्टिकल अगर उस पर जाके गिरेगा तो क्या करेगा, शाइन प्रोड्यूस करेगा। तो इसी तरीके से ग्लास ट्यूब में यहाँ पे अगर जिंक सल्फाइड यहाँ पे पेंट कर दें तो हम लोग देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन, जब कैथोड रेज के पार्टिकल्स इस पे आकर के गिरते हैं तो यहाँ पे एक स्पेशल तरीके का शाइन प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे चमक होती है। तो पहली बात तो ये निकली कि थिन फॉयल को पेनिट्रेट करते हुए पीछे तक ये गए, और इसका मतलब इनमें पेनिट्रेशन पावर भी है। अब पेनिट्रेशन पावर का मतलब नहीं है ये कि यहाँ पे एक लोहे की मोटी सी शीट ला के लगा दोगे तो उसको पेनिट्रेट कर देंगे। पतली अगर कोई फॉयल होगी मेटल की तो उसको पेनिट्रेट करते हुए पीछे की तरफ पहुँच जाएंगे। इस वॉल से टकरा करके ये शाइन प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर उसके बाद जिन पार्टिकल से मिलके बनी थी, जिसको जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन बोला था, उन इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कैलकुलेट किया गया, उन इलेक्ट्रॉन्स का मास कैलकुलेट किया गया, और एक टर्म निकाला गया जिसको हम बोलते हैं चार्ज बाय मास रेशियो। इसको स्पेसिफिक चार्ज भी कहते हैं। चार्ज बाय मास रेशियो को स्पेसिफिक चार्ज भी कहते हैं। शॉर्ट में लिखते हैं E/m रेशियो। ये कैलकुलेट किया गया। पहले चार्ज निकाला गया इलेक्ट्रॉन का, फिर मास कैलकुलेट किया गया, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखा गया कि नेगेटिव में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स है, और मास कैलकुलेट किया गया तो 9.1 × 10⁻31 kg। फिर इसका चार्ज और मास का रेशियो निकाला गया, E/m वैल्यू निकाली गई।
प्रॉपर्टीज ही चल रही हैं, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज बात कर रहे थे ना, उसी में कंटिन्यू करेंगे एक एक पॉइंट बढ़ाते हुए। कैथोड रेज है पेनिट्रेशन पावर। कैथोड रेज प्रोड्यूसेस शाइन ऑन जिंक सल्फाइड सरफेस। 2 पॉइंट लिख लीजिए। कैथोड रेज है पेनिट्रेशन पावर। Cathode rays produces shine on zinc sulfide surface. Produces shine on zinc sulfide surface. Zinc sulfide surface, on zinc sulfide surface. जे थॉमसन वाला लिख ही लिया। पार्टिकल्स जो थे उनको क्या दिया था नाम, इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया था जे थॉमसन ने, सेम एक्सपेरिमेंट करके। फिर उसके बाद इनका चार्ज और मास कैलकुलेट किया गया। चार्ज आया साइंटिस्ट थे मुलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करा था, तो वो हमें करना नहीं है, मतलब एक्सपेरिमेंट में नहीं जाना है। उन्होंने चार्ज और मास कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रॉन का। चार्ज की वैल्यू याद रखनी है, चार्ज और मास दोनों याद होने चाहिए आपको। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के याद करने हैं। चार्ज मास रेशियो कैलकुलेट किया गया, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज, E/m रेशियो बोलते हैं शॉर्ट में। E/m रेशियो कैलकुलेट किया गया कैथोड रेस के लिए। इतने पॉइंट नोट हो गए तो बोल दीजिए। हो गए सबके ये पॉइंट? इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल लीजिए। क्या किया इन्होंने? अरिन जी क्या दिक्कत है? E/m रेशियो कैलकुलेट किया इन्होंने कैथोड रेस के पार्टिकल्स का या कैथोड रेस का। हाँ, इसी में नया पॉइंट है। E/m रेशियो, चार्ज मास रेशियो निकाला। तो पहले तो जो गैस फिल की थी क्रुक्स ट्यूब में, वो गैस थी आपकी हाइड्रोजन गैस फिल की थी। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, गैसेस को चेंज किया। गैसेस को क्या किया, चेंज किया। नाइट्रोजन फिल कर दिया, ऑक्सीजन फिल कर दी, या और भी कोई गैस फिल करी। अलग अलग गैसेस फिल करके अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। देखा कि सब में कैथोड रेज निकल रही हैं। सब में क्या हुआ, ट्यूब में क्या निकल रहा है, कैथोड रेज निकल रही हैं, जो कैथोड से एनोड की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब कि रेज तो सेम थी, कैथोड रेज। अब अलग अलग गैसेस जब फिल की तो सबके लिए E/m रेशियो कैलकुलेट करके देखा। पहले हाइड्रोजन फिल की थी ट्यूब में, फिर नाइट्रोजन फिल की, फिर कोई और गैस, अलग अलग गैसेस फिल करके देखी। तो ये देखा कि E/m रेशियो फॉर ऑल गैसेस इन क्रुक्स ट्यूब
विल सेम। कोई भी गैस फिल कर दीजिए क्रुक्स ट्यूब में, E/m रेशियो, चार्ज और मास का रेशियो, जिसको स्पेसिफिक चार्ज कह रहे थे, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, सेम वैल्यू है। इसका मतलब ये निकाला गया कि कैथोड रेज किसी भी गैस से प्रोड्यूस हो रही हो, आपकी सबका चार्ज और जिन पार्टिकल से वो मिलके बनी है वो पार्टिकल क्या हैं, सेम टू सेम है। गैस आप चेंज करते रहो तो भी वो पार्टिकल क्या निकल रहे हैं, सेम निकल रहे हैं। और उन्हीं पार्टिकल्स को जे थॉमसन ने क्या बोल दिया था, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो E/m रेशियो सेम आने से इंटरप्रिटेशन निकला कि पार्टिकल्स आर सेम, या लिखिए नेगेटिव पार्टिकल्स आर सेम इफ वी चेंज गैसेस को चेंज करने पे भी नेगेटिव पार्टिकल्स क्या रहते हैं, हमेशा सेम। क्योंकि चार्ज मास का रेशियो डिफरेंट नहीं हुआ, तो इंटरप्रिटेशन निकाला गया कि पार्टिकल क्या हैं, सेम। क्लियर है बात? कैथोड रेज की डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में सारी बातें हो गई। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट पे मूव करेंगे, एनोड रेज की डिस्कवरी की बात करेंगे। काफ़ी कुछ इसके जैसा ही है, कुछ चीज़ें अपोजिट चलेंगी। जैसे ये कैथोड से एनोड की तरफ था, वो एनोड से कैथोड की तरफ दिखाई देंगी, अपोजिट चलेगा। अब डाल लीजिए डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज। एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सेम है। साइंटिस्ट का नेम है गोल्डस्टिन। गोल्डस्टिन सेम एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, सेम एक्सपेरिमेंट करने बैठे थे कि लाओ भाई, थॉमसन ने करा, क्रुक्स ने करा, तो अब हम भी करेंगे ऐसा करके। तो एक्सपेरिमेंट करने बैठे, इन्होंने एक डिफरेंट चीज़ ले ली। क्या डिफरेंट चीज़ लिया इन्होंने? जैसे मान लीजिए इधर एनोड लगाया, यहाँ पे एक स्पेशल तरीके का कैथोड लगाया इन्होंने, जिसमें होल्स थे, पोर्स थे, बोलते हैं परफोरेटेड कैथोड। कैथोड कैसा ले लिया? परफोरेटेड, जिसमें होल्स हो। जैसे कहीं भी देख सकते हैं, छन्नी वगैरह आप देखते हैं, या आपने वो देखा वॉश बेसिन में जो पानी जाने के लिए एल्युमिनियम का लगा होता है, उसको अगर आप कैथोड बना दो, उसको निकाल के अगर हम कैथोड बना दें तो वो कैसा कैथोड हो जाएगा? परफोरेटेड, उसमें होल्स हैं, प्रॉपर होल्स हैं। तो इस तरीके का इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में कैथोड लगाया। बाकी सेटअप सब सेम था, बैटरी से कनेक्ट किया, हाई वोल्टेज लगाया, हाइड्रोजन गैस फिल की, वैक्यूम पंप लगा करके गैस को बाहर की तरफ खींचा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा, लो प्रेशर चाहिए था इनको। हाई वोल्टेज लो प्रेशर कंडीशन। अब वहाँ पे उनका जो एक्सपेरिमेंट था क्रुक्स का, उसमें उन्होंने देखा था
कि एनोड कैथोड से एनोड की तरफ कुछ रेस चल रही हैं, एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, नेगेटिव पार्टिकल से मिलके बनी है, इंटरप्रेट कर दिया, और कैथोड से निकलती हुई दिख रही है, इसलिए उनका नाम क्या दे दिया था, कैथोड रेस। यहाँ पे इन्होंने क्या देखा कि कुछ रेज ऐसी हैं जो एनोड से निकलती हुई लगती हैं या एनोड और कैथोड के बीच में क्रिएटेड लगती हैं, और कैथोड, ये जो परफोरेटेड कैथोड है, इससे पास होती हुई यहाँ पे पीछे की तरफ ग्लास पर जा करके शाइन प्रोड्यूस करती है। परफोरेटेड कैथोड से पीछे की तरफ मूव करती हैं, जाती हैं। कहाँ से निकलती हैं? निकलती हुई लगती हैं, एनोड से निकलती हुई लगता है कि कैथोड की तरफ जा रही हैं। और प्रूफ कैसे हुआ कि कैथोड की तरफ जा रही हैं? कैथोड के पीछे की तरफ शाइन प्रोड्यूस करेंगी। अगर यहाँ पे मान लो हमने जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी, पेंट कर दिया, यहाँ पे जिंक सल्फाइड की अगर कोटिंग कर दोगे तो यहाँ पे आपको शाइन प्रोड्यूस करती हुई मिलेंगी। क्योंकि लगता है कि एनोड से ओरिजिनेट हो रही हैं, ओरिजिन इसका कहाँ पे है? एनोड। लगता है कि जैसे वहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, इसलिए इनको नाम दिया गया एनोड रेज। क्या नाम दे दिया गया? एनोड रेज। कैथोड जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल है, एनोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल है। क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रही हैं, इसलिए बोला गया कि पॉजिटिव होंगी जरूर, ये पॉजिटिव पार्टिकल से मिलके बनी हुई होंगी, इसलिए इनका दूसरा नाम पॉजिटिव रेज भी रखा गया। पहला नाम एनोड रेज, क्योंकि एनोड से निकलती हुई लग रही थी। दूसरा नाम इनका रखा गया, सेकेंड नेम पॉजिटिव रेज बोला गया। पॉजिटिव रेज क्यों बोला गया? क्योंकि दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स कैथोड। और कैथोड कैसा होता है? कैथोड नेगेटिव होता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, इसका मतलब पॉजिटिव है, इसलिए इनका नाम क्या दिया गया? पॉजिटिव रेज। ये जो कैथोड था परफोरेटेड, इसके होल से ये पास हुई थी, ठीक है, कैथोड से पास हुई थी, होल से पास हुई थी, तो ऐसा लग रहा था किसी कैनाल से पास हो रही हैं, इसलिए इनका एक और नाम दिया गया, कैनाल रेज। पास थ्रू परफोरेटेड कैथोड, इसलिए इनका नाम क्या दिया गया? कैनाल रेज। एनोड से निकलती हुई है, इसलिए एनोड रेज। पॉजिटिव पार्टिकल से बनी हुई हैं, इसलिए पॉजिटिव रेज। कैनाल रेज बोला गया क्योंकि परफोरेटेड कैथोड से पास हुई थी, उसी बेसिस पे, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे एक नाम दे दिया गया, कैनाल रेज। इनके साथ भी एक्सपेरिमेंट किया गया, जैसे लाइट के साथ करते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, वैसे ही इनके साथ भी एक्सपेरिमेंट किया गया। तो ये प्रूफ हुआ कि एनोड रेज भी कैसे चलती हैं? मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज के लिए भी यही पॉइंट था, सेम, स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं।
फिफ्थ पॉइंट है, अगर लाइट व्हील लगा दीजिए, जो वहां पे एक्सपेरिमेंट करा था, लाइट व्हील लगा दो तो उसको घुमा दे रही थी ना, तो लाइट व्हील को क्या कर देती हैं, रोटेट कर देती हैं, रोटेशन कर देती हैं। इसका मतलब इसमें क्या है, मास है, वेलोसिटी है, मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी भी है इन रेज में। जैसे कैथोड रेज में थी ये चीजें, वैसे ही इनमें भी हैं। लाइट व्हील अगर लगा दें तो उसको क्या करती हैं, रोटेट कर देती हैं। परफोरेटेड कैथोड, पास थ्रू परफोरेटेड, पे आगे की तरफ नहीं आता ना। और क्या क्या पॉइंट बताए थे उसमें, हीटिंग, हाँ हाँ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चल रही हैं। सारे वही पॉइंट्स हैं, चार्ज का डिफरेंस आएगा, डायरेक्शन का डिफरेंस आएगा, और लास्ट में एक बहुत बड़ा डिफरेंट पॉइंट है, उसको एक्सप्लेन करेंगे, है ना। कितने पॉइंट्स हो गए इसमें, पेनिट्रेशन पावर होगा, अगर लाइट फॉयल लगा दोगे तो क्या करेंगे, इसको पेनिट्रेट करते हुए आगे निकल जाएंगी। हीटिंग इफेक्ट होगा, अगर हाई मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो उस तरफ घूमेंगी, उस तरफ टिल्ट होंगी, जहां पे पॉजिटिव चार्ज टिल्ट होता है, जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज टिल्ट होगा, tilted towards where positive charge is tilted। अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई पॉजिटिव चार्ज रखें तो जिस तरफ उसका डायरेक्शन होगा उसी तरफ ये भी मूव करती हैं। हीटिंग इफेक्ट है, पेनिट्रेशन है, मैग्नेटिक फील्ड में है, चार्ज इज टिल्टेड। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। अगर गैस थी ग्लास ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन, तब जो आपकी एनोड रेज मिली थी वो जिन भी पार्टिकल्स से मिलके बनी थी उन पार्टिकल्स को एक नाम दिया गया प्रोटॉन। क्या नाम दिया गया? प्रोटॉन। अगर क्रुक्स ट्यूब के अंदर, अगर ग्लास ट्यूब के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हुए गैस कौन सी है? हाइड्रोजन फिल की गई है, तो जो पॉजिटिव पार्टिकल आपको मिल रहा है, जो एनोड रेज मिल रही हैं, उनके पार्टिकल्स की अगर स्टडी करी जाए तो उन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया? प्रोटॉन। इन प्रोटॉन का चार्ज कैलकुलेट किया गया, मास कैलकुलेट किया गया और फिर उसके बाद E/m रेशियो कैलकुलेट किया गया। चार्ज आया पॉजिटिव में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज था उतना ही था, पॉजिटिव में था। मास इनका आता है 1.67 × 10⁻27 kg।
E/m रेशियो निकाला गया -27, वहाँ पे भी E/m रेशियो निकाला गया था, यहाँ पे भी E/m रेशियो निकाला गया। सेम एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, वहाँ पे भी गैसेस को चेंज किया था, यहाँ पे भी गैसेस को चेंज करेंगे, अलग अलग गैसेस फिल करेंगे अलग अलग एक्सपेरिमेंट। तो जब गैसेस चेंज कर रहे थे तो देखा क्या, इफ वी चेंज गैसेस इन ट्यूब, तो देखा क्या, E/m रेशियो विल चेंज। वहाँ पे कोई भी गैस फिल कर दीजिए, अलग अलग गैसेस फिल करने पे कैथोड रेज का E/m रेशियो हमेशा क्या आया था, सेम आया था। यहाँ पे बोला कि E/m रेशियो कैलकुलेट किया गया, तो गैस बदलने पे E/m रेशियो की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई। ये डिफरेंट पॉइंट हो गया एनोड रेज का। इंटरप्रिटेशन क्या निकाला गया कि भाई पॉजिटिव पार्टिकल जो है जिससे एनोड रेज बनी है वो क्या होता है, चेंज होता है। कैथोड रेज हमेशा किससे बनी हुई थी, नेगेटिव पार्टिकल से बनी थी, और वो नेगेटिव पार्टिकल गैस कोई भी चेंज कर दो, नेगेटिव पार्टिकल एक ही तरीके का था जिसको नाम दिया गया था इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन एनोड रेज के केस में ऐसा देखा गया कि E/m रेशियो बार बार चेंज हो रहा है। इसका मतलब पॉजिटिव पार्टिकल क्या हो रहे हैं, हमेशा चेंज हो रहे हैं। हाइड्रोजन जब फिल की तो जो पॉजिटिव पार्टिकल मिला उसको नाम क्या दे दिया इन्होंने, प्रोटॉन। बट जब कोई और गैस फिल करोगे, जैसे हीलियम फिल करोगे, नाइट्रोजन फिल करोगे, ऑक्सीजन फिल करोगे, तो जो एनोड रेज मिलेंगी उनसे जो वो जिन पार्टिकल से बनी होंगी उनको हम पॉजिटिव पार्टिकल्स बोलेंगे, लेकिन उनको प्रोटॉन नहीं बोलेंगे। उनका चार्ज और मास रेशियो, चार्ज और मास सब क्या आया, डिफरेंट आया। इसका मतलब पॉजिटिव पार्टिकल क्या हो रहे हैं, गैस के चेंज करने पे चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से एग्जाम्पल से इस बात को समझा देंगे, दोनों को समझ लीजिएगा। ये पॉइंट नोट कर लो, फिर एग्जाम्पल से समझा दें इस बात। हाँ, वही एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करें। कैथोड रेज भी निकलेंगे, ऐसा नहीं है। इस बार कार्तिक पूछ रहे हैं कि इस बार एक्सपेरिमेंट में ऐसा क्या हुआ कि एनोड रेज निकली, कैथोड रेज नहीं निकली। कैथोड रेज भी निकल रही थी, उसके साथ साथ जैसे मान लो आप एक्सपेरिमेंट करने बैठे तो आपने दो चीज़ें देखी, मैं एक्सपेरिमेंट करने बैठी तो मैंने तीसरी एक और चीज़ एडिशनल देख ली, कोई और करने बैठा तो उसने चौथी एक और एडिशनल देख ली, या मान लो चौथा कोई करने बैठा तो उसने जो पहले ने किया था उसको गलत प्रूफ कर दिया। एक्सपेरिमेंट ऐसे ही चलते हैं ना, कोई चीज़ किसी ने करके देखी तो अब दूसरा साइंटिस्ट आता है तो बोलता हम भी करेंगे, और कई बार वो सेम चीज़ को रिजल्ट को निकालता है और कई बार डिफरेंट। तो गोल्डस्टीन ने डिफरेंट रिजल्ट निकाला, बोला कैथोड रेज तो कर ही रही हैं लेकिन उनके अपोजिट डायरेक्शन में एनोड रेज भी चल रही हैं, मतलब कैथोड रेज भी थी, ऐसा नहीं वो नहीं थी। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि ऐसा क्या चेंज हुआ गैस चेंज करने पे कि पॉजिटिव पार्टिकल तो चेंज हुआ लेकिन नेगेटिव पार्टिकल चेंज नहीं हुआ, उसकी बात करते हैं। देखो ध्यान से, जैसे मान लो हमने हाइड्रोजन गैस फिल की है तो होता क्या है एग्जैक्टली, हाइड्रोजन गैस जब हाई वोल्टेज और लो प्रेशर क्रिएट करोगे आप ट्यूब में
हाई वोल्टेज और लो प्रेशर क्रिएट करोगे ट्यूब के अंदर, तो ये हाइड्रोजन गैसियस एटम में टूट जाएगी, एटम बना लेगी। और फिर उसके बाद ये जो हाइड्रोजन गैसियस एटम है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और ये बना लेगी H+। ठीक, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, नेगेटिव पार्टिकल है, और ये जो H+ है ये पॉजिटिव पार्टिकल है। अब आपने अगर ट्यूब में हाइड्रोजन गैस का सैंपल फिल किया हुआ है तो उसमें हाइड्रोजन का एक एटम तो होगा नहीं, बहुत सारे होंगे। इसका मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो रहे होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक रेज बना करके कैथोड रेज के फॉर्मेट में चलेंगे। पार्टिकल से मिलके बनी होती है रेज। अभी हम किसी और गैस के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हाइड्रोजन गैस के बारे में सोच रहे हैं। हाइड्रोजन हमने फिल किया है, हमने देखा एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एसोसिएट हो करके रेज बना करके एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, जिनको हमने क्या नाम दिया, कैथोड रेज। दूसरी चीज, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये जो H+ है, जो पॉजिटिव पार्टिकल है, जिसको गोल्डस्टिन ने नाम क्या दे दिया, प्रोटॉन। ये पार्टिकल भी तो एसोसिएट होके रेज बना के अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा इसके, क्योंकि चार्ज अलग है, पॉजिटिव है, तो अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। तो इसको क्या बोल दोगे, एनोड रेज। यहाँ तक की बात समझ आई, इलेक्ट्रॉन कैसे निकला और पॉजिटिव पार्टिकल कहाँ से निकला। इलेक्ट्रॉन से बनी कैथोड रेज, पॉजिटिव पार्टिकल से बना प्रोटॉन। अब गैस चेंज करेंगे तो क्या होगा वो देखते हैं। ये नोट कर लीजिए, हाइड्रोजन गैस का केस नोट कीजिए, फिर प्रोटॉन की बात करते हैं, फिर बात करते हैं गैस चेंज करके। दूसरे में भी यही हुआ, पहले वाले ने इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन किया कैथोड रेज को, दूसरे गोल्डस्टिन ने किसको एक्सप्लेन किया, प्रोटॉन को, पॉजिटिव रेज को। दोनों चीजें साथ चल रही हैं, ऐसा नहीं है बारी बारी से निकल रहे हैं। बस ये है जब डिस्कवरी हुई तो एक बार में एक ने देखा, दूसरी बार में नोट हो जाए तो बोल दीजिए। हो गया? अब मान लो हम लोग क्या करें, दूसरे केस में इसमें कोई और गैस फिल कर दें, मान लो O2 फिल कर दें। ठीक, तो O2 गैस को जब हाई वोल्टेज और लो प्रेशर पे लगाओगे आप क्रुक्स ट्यूब में, तो क्या होगा, ये O गैसियस एटम बना लेगा। मतलब मॉलिक्यूल पहले किस में टूटेगा, एटम में टूटेगा, फॉर्म उसका क्या रहेगा, गैसियस ही रहेगा। फिर ये O जो गैसियस होगा एटम, ये मान लो O पॉजिटिव बनाता है और इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकल। अब यहाँ पे भी पार्टिकल अगर आप देखो तो ये इलेक्ट्रॉन रेस के फॉर्मेट में चले जाएंगे, तो कौन सी रेस बनाएंगे, कैथोड रेस। और अगर ये पॉजिटिव पार्टिकल रेस का फॉर्मेट बनाएगा
तो कौन सा रेज बनाएगा? एनोड रेज। नेगेटिव पार्टिकल तो वहां पे भी इलेक्ट्रॉन था, नेगेटिव पार्टिकल गैस चेंज करने पे भी इलेक्ट्रॉन है। पॉजिटिव पार्टिकल वहां पे H+ था, यहाँ पे O+ हो गया, एलिमेंट चेंज हो गया, तो एलिमेंट का मास भी क्या हो जाएगा? H+ का मास अलग होगा और O+ का मास अलग होगा, तो चार्ज बाई मास रेशियो अलग आएगा, E/m रेशियो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव पार्टिकल क्या हो गया? इज डिफरेंट फ्रॉम H+। जब हाइड्रोजन गैस ली थी तो पॉजिटिव पार्टिकल को स्पेशल नेम दिया था प्रोटॉन, और कोई गैस लेते हैं तो पॉजिटिव पार्टिकल को प्रोटॉन नहीं बोलते हैं। समझ आई बात? इसका मतलब गैस चेंज करने पे पॉजिटिव पार्टिकल तो चेंज होता है, उसका चार्ज मास चेंज हो सकता है, लेकिन नेगेटिव पार्टिकल तो सेम ही रहता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन ही निकलता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? इस पॉइंट से क्वेश्चन पहले आता था, अभी शायद डिस्कवरी वाला पार्ट हटा दिया गया है, तो शायद अब जेई की बात कर रही है ना, 11th में तो होगा ही। अपनी एनसीईआरटी चेक कर लेना, है ना, चेक तो करनी पड़ेगी। तो एनोड रेस की भी कहानी खत्म हो गई, कैथोड रेस की भी कहानी खत्म हो गई, प्रोटॉन की भी क्या हो गई? डिस्कवरी हो गई। कई लोग गोल्डस्टीन को ही बोलते हैं प्रोटॉन का डिस्कवरर, और कई लोग बोलते हैं किसको? एक और साइंटिस्ट का नाम आता है, क्या नाम आता है? नहीं प्रोटॉन की डिस्कवरी में किसका किसका नाम आता है? रदरफोर्ड का भी नाम लेते कई लोग, है ना, पॉजिटिव पार्टिकल्स पे काफी काम किया था उन्होंने भी। दो पार्टिकल की डिस्कवरी हो गई, एक हो गया इलेक्ट्रॉन, दूसरा हो गया प्रोटॉन। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते थोड़ा सा, एक था नेगेटिव, दूसरा था पॉजिटिव। अब एक और न्यूट्रल पार्टिकल होता है जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की बात कर ले। तीसरी डिस्कवरी है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ तक डिस्कवरी तक, और उसके बाद एक दो मॉडल्स होंगे जो आप जो कंटेंट पढ़ चुके होंगे वही सेम कंटेंट है। उसके बाद अब क्या है आपका सब 11th में नया ही नया मिलेगा, नई चीजें मिलेगी। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी देखिए कैसे करी गई। एक साइंटिस्ट थे जेम्स चैडविक, इन्होंने क्या करा, इन्होंने डिस्कवरी करी थी, करा क्या इन्होंने कि लाइट एटम्स ले लिए। लाइट एटम्स का मतलब होता है जिनका मास कम हो, हल्के एटम्स। उसके ऊपर एक स्पेशल टाइप के पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कराया। कोई हल्का एटम है उसके ऊपर ढेर सारे अल्फा पार्टिकल्स डाले। जब उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स डाले तो ऐसा देखा इन्होंने कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स निकल रहे हैं उसमें से जिनका जो चार्ज है वो 0 है,
चार्ज उनका बिल्कुल न्यूट्रल है। और मास कैलकुलेट किया तो मास देखा प्रोटॉन के मास के एग्जैक्टली सेम है। तो ऐसे पार्टिकल्स को इन्होंने नाम दिया न्यूट्रॉन। क्या नाम दिया इन्होंने ऐसे पार्टिकल्स को? न्यूट्रॉन। डिस्कवरी कैसे करी थी? हल्के एटम्स लिए, उनके ऊपर एक हैवी टाइप के पार्टिकल्स होते हैं जिनको बोला जाता है अल्फा पार्टिकल्स, उनका बम्बार्डमेंट कराया तो देखा कुछ ऐसे पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं जिनका चार्ज 0 है, न्यूट्रल हैं वो, और उनका मास एग्जैक्टली किसके मास के इक्वल है? प्रोटॉन के मास के इक्वल। ऐसे पार्टिकल्स को क्योंकि चार्ज न्यूट्रल था इसलिए नाम क्या दे दिया? न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इस तरीके से हो गई डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो लाइट एटम्स के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स के बम्बार्डमेंट कराने से क्या हुआ? न्यूट्रल पार्टिकल्स निकले, उनको क्या नाम दिया इन्होंने? न्यूट्रॉन। इनकी खास बात क्या थी कि चार्ज क्या था इनका? चार्ज इन पे कोई था नहीं, 0, चार्जलेस थे ये। और मास क्या था? मास ऑफ प्रोटॉन। जितना प्रोटॉन का मास था उतना ही मास आया। प्रोटॉन का मास कितना था? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। वो एक्सपेरिमेंट ही नहीं है, दूसरा एक्सपेरिमेंट है। नोट हो जाए तो बोलिए। रिएक्शन बता दें इसका, क्या रिएक्शन हुआ था बेरिलियम और अल्फा पार्टिकल में। फेंकना फोर्स से, यहाँ बम गिरा दिया जाए, बम मारना। रिएक्शन क्या हुआ था इसमें? बेरिलियम को लिखते हैं 4Be9, इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल डाले गए, अल्फा पार्टिकल लिखते हैं 2He4। इसको जब डाला तो पार्टिकल्स मिले 0n1, इसको बोलते हैं न्यूट्रॉन। 0n1 6C क्या मिलेगा? 6C12। क्या देखा बेरिलियम पे बम्बार्डमेंट कराने पे? कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स मिल गए जिनको न्यूट्रॉन बोल दिया, और बाकी क्या मिला हमको? कार्बन 12। ऐसे प्रोसेस जिसमें कोई एक एलिमेंट किसी और दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं ट्रांसम्यूटेशन। यहाँ पे क्या हुआ है? ट्रांसम्यूटेशन हो गया, है ना। वैसे म्यूटेशन हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? बायो में सुना होगा आपने, है ना। यहाँ पे क्या पढ़ लिया हमने? नया टर्म ट्रांसम्यूटेशन। अगर एक एलिमेंट दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या बोलेंगे? ट्रांसम्यूटेशन। इस तरीके के प्रोसेस रेजवेज से। तो यहाँ पे ट्रांसम्यूटेशन होने के साथ साथ क्या हुआ? एक न्यूट्रल पार्टिकल क्रिएट हुआ जिसको नाम दिया न्यूट्रॉन। डिस्कवरर का नाम क्या हो गया? जेम्स चैडविक। मास था प्रोटॉन के मास के इक्वल, चार्ज था 0। तो अगर चार्ज 0 है तो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगा, इधर उधर जाएगा, और ना ही मैग्नेटिक फील्ड में
डिफ्लेक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिफ्लेक्ट हो रहे थे, ये डिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो डिफ्लेक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है? चार्ज की वजह से। चार्ज है ही नहीं, चार्जलेस है। हो गए ये सारे पॉइंट। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों की डिस्कवरी हम लोगों ने पढ़ ली। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों को एसोसिएटेड वे में हम लोग क्या कहते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स। तीनों को मिलाकर के क्या बोलते हैं? तीनों पार्टिकल्स का क्या नाम है? फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्यों बोलते हैं इनको फंडामेंटल पार्टिकल्स? अरेंज। फंडामेंटल क्यों बोलते हैं? बहुत पार्टिकल होते हैं इसमें, इसके आगे और कोई नहीं, बहुत होते हैं। इन तीन को फंडामेंटल क्यों बोलते हैं? कौन बताना चाहेगा? हैंड रेज करके बोलेंगे। और कोई? बेसिक नव्या बोलना चाहती हैं? इन पार्टिकल्स को और छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ नहीं सकते, इसलिए इनको फंडामेंटल बोल दिया। कह सकते हैं, ये बात भी कह सकते हैं। जैसे आप लोग फिजिक्स में फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ते हैं ना, तो लेंथ है, मास है, और क्या क्या था? टाइम था। इन सबको और छोटे, जैसे इसकी जो फंडामेंटल यूनिट है सेकंड है, अब सेकंड को और छोटे में थोड़ी तोड़ सकते हैं, है ना? इनको फंडामेंटल पार्टिकल्स, कार्तिक क्या बता रहे थे आप? एटम का कैरेक्टरिस्टिक है, इसलिए अनुज गरिमा बोलो क्या? बेसिक का मतलब है कि फंडामेंटल का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट का एटम उठा लो, सब में प्रेजेंट होंगे। बहुत सारे पार्टिकल्स हम लोग पढ़ेंगे, मेसॉन पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे हैं, पॉजिट्रॉन है, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम्स के अंदर होते हैं, है ना? लेकिन कोई किसी में प्रेजेंट होगा, कोई किसी एलिमेंट में प्रेजेंट होगा, लेकिन सारे एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ज़रूर प्रेजेंट होंगे। क्लियर है बात? इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल। केवल 1H1 ऐसा है, केवल 1H1 ऐसा है जिसमें न्यूट्रॉन एब्सेंट है। न्यूट्रॉन का नंबर क्या है इसमें? 0, क्योंकि नीचे वाला नंबर Z होता है, ऊपर वाला नंबर क्या है? A। Z इज इक्वल टू होता है प्रोटॉन का नंबर, Z इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रॉन का नंबर, और न्यूट्रॉन का नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? A माइनस Z करते हैं, 1 माइनस 1 करेंगे तो 0। हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है 1H1, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटियम। केवल इसमें न्यूट्रॉन क्या होगा? नहीं होगा, न्यूट्रॉन लेस हो गया, ये न्यूट्रॉन एब्सेंट है। बाकी जितने एलिमेंट हैं सब में न्यूट्रॉन क्या होगा? आपका प्रेजेंट होगा। बात क्लियर हो गई? अब
थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की, चैडविक ने कर ली न्यूट्रॉन की। अब बोला गया भाई कुछ मॉडल वॉडल तैयार करो। जैसे मान लो ये रूम तैयार करना है, तो किसी ने बोला हमने ब्रिक की डिस्कवरी कर ली, किसी ने बोला कि हम सीमेंट से इनको ब्रिक को जोड़ेंगे, वो डिस्कवर कर लिया, किसी ने पेंट की डिस्कवरी कर ली, किसी ने और भी जिस तरीके से भी ये रूम तैयार होना है सारे इंग्रेडिएंट की डिस्कवरी हो गई। अब बोले भाई ये इस रूम में कैसे कैसे क्या क्या बनाना है, इसका कुछ, या इस हाउस को बनाना है तो इसका कुछ मॉडल तैयार कीजिए, कोई आर्किटेक्ट बुलाइए, कुछ बुलाइए, है ना। तो उसी तरीके से एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबकी डिस्कवरी हो गई और बोला गया कि अब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटम में कहाँ कहाँ प्लेस्ड हैं, कौन सेंटर में है, कौन बाहर की तरफ है, या तीनों के तीनों एक ही जगह पे हैं, क्या अरेंजमेंट है। उस अरेंजमेंट को डिस्कस करने के लिए क्या सोचा गया कि भाई एटम का मॉडल बनाया जाए, एटॉमिक मॉडल बनाया जाए, जिसमें ये बताया जाए कि इनकी व्यवस्था कैसे है, कहाँ कहाँ पे किसको किसको प्लेस करोगे। ठीक है, तो एटॉमिक मॉडल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एटॉमिक मॉडल है थॉमसन मॉडल, वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, देखा हुआ, बहुत ही सिंपल है, काफ़ी कुछ उसमें गलत है, लेकिन हम उसको याद क्यों रखते हैं, क्योंकि सबसे पहला है। तो पहली चीज़ को क्या किया जाता है, याद रखा जाता है। तो हम क्या बात करने जा रहे हैं अब, एटॉमिक मॉडल्स की बात करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट सबसे पहला मॉडल कौन सा है, थॉमसन का। डिस्कवरी वगैरह करके इलेक्ट्रॉन वगैरह की, फिर किस पे आ गए ये, मॉडल, कि अब मॉडल तैयार करो कैसे। तो इनके मॉडल का नाम क्या था, वाटरमेलन मॉडल, या क्या नाम दिया, प्लम पुडिंग। कैसा था, याद है आपको कुछ, कैसा मॉडल था इनका, गोल गोल। इन्होंने बोला कि भाई जैसे वाटरमेलन कैसा होता है, एक पूरा इसमें ऐसे रेड पार्ट होता है ना, अगर आप इसको कट कर दो तो अंदर की तरफ एक रेड पार्ट होता है पूरा, काट दिया तो, और उसके अंदर क्या होते हैं, ब्लैक ब्लैक सीड्स होते हैं जगह जगह पे। ठीक, तो रेड पार्ट जो होता है वो पूरा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, हर तरफ होता है, और उसमें सीड क्या होते हैं, ब्लैक ब्लैक सीड्स जगह जगह पे उसमें लगे हुए होते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, थॉमसन ने बोला कि जैसे वाटरमेलन में रेड पार्ट होता है पूरा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, उसी तरीके से सेम टू सेम पॉजिटिव पार्ट ऑफ एटम इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्फीयर। एटम को स्फीयर की तरह ट्रीट किया और बोला पूरे स्फीयर में पॉजिटिव पार्ट, जैसे कि रेड पार्ट आपका वाटरमेलन में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उसी तरीके से पॉजिटिव पार्ट पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। और उसी में इलेक्ट्रॉन उस तरीके से प्रेजेंट होते हैं जैसे कि सीड्स आर एम्बेडेड इन रेड पार्ट ऑफ वाटर या पल्प ऑफ वाटर। And electrons in positive part are distributed like seeds are in red part of water। क्लियर है बात?
बोलो बच्चों, क्लियर है बात? तो पूरे रेड पार्ट को क्या बोल दिया? पॉजिटिव पार्ट ऑफ एटम, और सीट्स को किसके इक्वल कर दिया? इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है बच्चों? इजी है? प्लम पुडिंग मॉडल क्यों बोला? स्वीट डिश तैयार करिए, खीर वगैरह तैयार करिए, ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए। अब ड्राई फ्रूट्स ऐसा थोड़ी इकट्ठा करके एक ही जगह डाल देते हैं, पूरे में जगह जगह पे हो जाते हैं ना। खीर बना रहे हैं, खीर का वाइट पार्ट पूरा क्या हो जाएगा? एटम का पॉजिटिव पार्ट, और जो ड्राई फ्रूट्स जो जगह जगह पे पड़े हुए हैं बीच बीच में, वो क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। इजी है बहुत, ठीक है। बाद में इनको रॉन्ग प्रूफ करेंगे, लेकिन याद क्यों रखा है? क्योंकि सबसे पहला मॉडल के बारे में इन्होंने सोचा। एक मिनट आपको प्रीवियस स्लाइड होगा। अनन्या क्या हुआ? इतना सस्ता टॉपिक चल रहा है और आप लोग ऐसे कर रहे हैं। ज़्यादा ही सस्ता है। हाँ? तुम लोग को सस्ता टॉपिक नहीं पसंद है? कुछ नया पढ़ते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है ना। आज के लिए इतना ही करें, सवाल करेंगे? एक दो सवाल कर लीजिए। थ्योरी पढ़ा दूं? पढ़ लो। नेक्स्ट मॉडल की बात करते हैं, रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल। न्यूक्लियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके मॉडल के साथ साथ न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई थी। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। ब्रैकेट में लिख लो, प्लैनेटरी मॉडल भी कहते हैं। अरेंज कोई दिक्कत है? अरेंज है तो बोलिए, हम यहाँ पे खड़े हैं आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। रदरफोर्ड ने एक बड़ा अच्छा सा प्यारा सा एक्सपेरिमेंट करा था। क्या तो एक्सपेरिमेंट पे बात करते हैं। एक्सपेरिमेंट के साथ साथ फिर क्या डिस्कवरी हो जाएगी? किसकी डिस्कवरी हो जाएगी? मॉडल की। फिर मॉडल उसके साथ साथ हम लोग धनाधन पढ़ डालेंगे। पढ़ लिया जाए? चलिए। बोर क्या होना है? तो आने वाला है ना,
तो अब इंटरेस्टिंग अगर हम पढ़ाएंगे तो बोर कौन पढ़ाएगा? बोर टॉपिक भी तो पढ़ना ही पड़ता है ना, पढ़ना तो पड़ेगा ना। इसके बाद आने वाले इंटरेस्टिंग टॉपिक बहुत बढ़िया बढ़िया। एक एक्सपेरिमेंट करा रदरफोर्ड ने। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं कुछ जिनमें से रेडियो एक्टिव रेज निकलती हैं, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स निकलते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव मटेरियल का ब्लॉक ले लिया, इसके अंदर रेडियम लिया, यहाँ से रेडियो एक्टिव रेज निकलेंगी। एक यहाँ पे इन्होंने इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट लगाया जो कि अल्फा पार्टिकल्स को इधर जाने दे, इसमें से अल्फा पार्टिकल्स बाहर जाएं, और इन अल्फा पार्टिकल्स को ले जाके इन्होंने बम्बार्ड कराया किसके ऊपर, गोल्ड की फॉइल ले ली, गोल्ड की एकदम पतली पन्नी, एल्युमिनियम फॉइल होती ना उससे भी पतली गोल्ड की फॉइल, उसके ऊपर इन अल्फा पार्टिकल्स का क्या करा दिया, बम्बार्डमेंट। अब क्या क्या देखा, यही इनका एक्सपेरिमेंट था, इसी से इन्होंने इंटरप्रिटेशन दिया। गोल्ड फॉइल है तो गोल्ड फॉइल में गोल्ड के एटम्स होंगे, गोल्ड को किससे डिनोट करते हैं, सिंबलाइज किससे करते हैं, AU। तो इसमें ढेर सारे गोल्ड फॉइल में गोल्ड के एटम्स होंगे, इन एटम्स से कौन टकराएगा जाकर के, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल जो है, ये जो अल्फा पार्टिकल है ये हैवी पार्टिकल की कैटेगरी में आता है। किस कैटेगरी में आता है ये, हैवी पार्टिकल। इतने पॉइंट्स नोट करिए फिर आगे बात करें। हो गए नोट? सिंपल एक्सपेरिमेंट है, रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया, उससे अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, उन अल्फा पार्टिकल्स को ले जाके किसके ऊपर, अल्फा बीटा, सॉरी अल्फा पार्टिकल्स नहीं लिखेंगे, अल्फा रेज लिखेंगे, अल्फा बीटा गामा रेज निकलेंगी, और अल्फा रेज को इनके ऊपर बम्बार्ड करा रहे हैं। और देखते क्या हैं, क्या क्या देखा इन्होंने, ध्यान से देखो। जैसे मान लो एक एक्सपेरिमेंट समझो, जैसे मान लो आपने कोई रूम तैयार किया, उस रूम में एक विंडो है, विंडो पे आप क्या करो, एक सपोज उस जगह पे आपने एक कार्डबोर्ड या प्लाई का कवर लगा दिया, आपने उस पर कुछ वेंटिलेशन नहीं रखा, आपने पूरा प्लाई से उसको कवर कर दिया विंडो वाली जगह पे, ठीक। अब आप क्या कर रहे हो, बॉल उस पर फेंक रहे हो, कोई बॉल लेकर के उस पर फेंक रहे हो, तो बॉल क्या होगी, रीबाउंड होगी। ये मान लो आपका रूम का कोई वॉल है, इस पे ये विंडो थी। एक केस ये है जब ये विंडो खाली है, बिल्कुल आपने कुछ भी नहीं लगाया, अभी इस पे बनी है। दूसरा केस है आपका, इस विंडो पे आप इस तरीके से रॉड्स लगा दीजिए, आयरन रॉड्स लगा दी आपने। तीसरा केस है, आप इस विंडो पे पूरा कवर कर दीजिए विंडो को प्लाई वगैरह से, ठीक। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे खड़े हो आप रूम में, और ये वॉल पे नहीं खड़े हो, इधर बाहर की तरफ खड़े हो, और यहाँ से क्या कर रहे हो, आप बॉल फेंक रहे हो, ठीक। तो पहले केस में क्या होगा, अगर बॉल यहाँ वॉल से नहीं टकरा रही है, इस जगह पे जाती है कहीं पे भी, तो ये खाली है, एम्प्टी स्पेस है, तो बॉल आगे की तरफ निकल जाएगी। दूसरे केस में क्या चांसेस हैं, अगर यहाँ पे इस रॉड से टकराती है तो रीबाउंड हो सकती है ना, बाउंस बैक होगी, और अगर यहाँ से निकल जाती है तो आगे पीछे यहाँ पे पड़ती है तो पीछे निकलेगी, और अगर इन रॉड्स पे जाती है तो क्या होगी, रीबाउंड करेगी।
और ये जो तीसरा केस है जहाँ पे आपने विंडो खुली छोड़ी नहीं, पूरे को प्लाई से कवर कर दिया, कहीं पे भी फेंको, बॉल को क्या होना है, हमेशा क्या होगी, रीबाउंड। इसके हिसाब से इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को सोचा। ठीक है, क्या सोचा लिखेंगे नहीं, आज एक्सप्लेन कर देती हूँ, समझ लीजिए, दिमाग खोल के, कल ढंग से पॉइंट्स लिखवा देंगे, बात समझ ये एटम है, मान लीजिए इस एटम के ऊपर खूब सारे अल्फा पार्टिकल्स खूब सारे डाले गए, बम्बार्ड कराए गए, मान लो 20,000 30,000 अल्फा पार्टिकल्स डाल दिए गए। अब क्या देखा इन्होंने कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स ऐसे हैं जो सीधे निकल जाते हैं। कैसे निकल रहे हैं, सीधे निकल जा रहे हैं आगे की तरफ, हाँ कोल्ड फॉल के आगे की तरफ निकल, हाँ पेनिट्रेट करके आगे की तरफ निकल गए, एटम को आगे की तरफ निकल गए, सीधे निकल गए। कुछ 20,000 में से अराउंड 1 या 2 पार्टिकल ऐसे देखे जो रीबाउंड किए, 1 या 2 पार्टिकल क्या हो गए, रीबाउंड कर रहे थे। मैक्सिमम जो थे वो क्या हो गए थे, सीधे निकल गए थे, स्ट्रेट चले गए थे आगे की तरफ, बिल्कुल आगे निकल गए। ठीक है, कुछ ऐसे थे जो एक्यूट एंगल से, कुछ ऐसे थे जो ऑब्ट्यूस एंगल से डेविएट हुए, कुछ एक्यूट से डेविएट हुए, कुछ ऑब्ट्यूस एंगल से डेविएट हुए। बहुत कम 20,000 में से लगभग काउंटिंग देखी गई, 1 या 2 पार्टिकल रीबाउंड हुए, ज़्यादातर पार्टिकल सीधे निकल गए। इंटरप्रिटेशन इन्होंने क्या दिया, इन्होंने बोला कि इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल अगर सीधे बाहर निकल जा रहे हैं, तो रूम वाले केस में जहाँ पे खिड़की बिल्कुल खाली थी वहीं पे तो बॉल बिल्कुल बाहर जा रही थी, वहाँ पे 100% चांसेस है कि अगर विंडो की पेरीफेरी में, विंडो के स्पेस में जाएगा बॉल तो सीधे बाहर निकलेगा। तो बोला इन्होंने कि जैसा ये केस है उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल सीधे आगे जा रहे हैं, इसका मतलब एटम का ज़्यादा भाग जो है, ज़्यादा पार्ट खाली है, एम्प्टी है। ठीक फिर उसके बाद बोला इन्होंने 20,000 में से 1 या 2 पार्टिकल रीबाउंड कर रहा है। रीबाउंड करने का मतलब है अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है पॉजिटिव। कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। अगर अल्फा पार्टिकल इधर से जा कर के इधर रीबाउंड कर रहा है, इसका मतलब एटम के बीच में कोई ऐसा पार्ट है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अगर इधर से जा रहा है और उसको कोई रिपेल कर रहा है, इसका मतलब अंदर भी कोई बीच में थोड़े से पार्ट में, पूरे पार्ट में नहीं, थोड़ी सी जगह पे बीच में सेंटर में क्या है, पॉजिटिव पार्ट है। उसी पॉजिटिव पार्ट को इन्होंने एक नाम दिया था न्यूक्लियस। बोला कि एटम में जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पे फोकस्ड है, बीच में फोकस्ड है। उसका वॉल्यूम बहुत कम है, पूरे एटम के वॉल्यूम के कंपैरिजन में उसका वॉल्यूम बहुत कम है, उसका एरिया बहुत कम है, और उसको नाम क्या दिया गया था इन्होंने, न्यूक्लियस। ज़्यादा बाहर निकल गए सीधे के सीधे, तो बोला उसका जो ज़्यादा पार्ट है एटम का वो क्या है, खाली है, बिल्कुल एम्प्टी है। थोड़े से पार्ट में पॉजिटिव पार्ट है, उसको इन्होंने बोला न्यूक्लियस। इसीलिए यहाँ से डिस्कवरी हुई किसकी, न्यूक्लियस की। इसीलिए इनके मॉडल को बोलते हैं न्यूक्लियर मॉडल। क्लियर है बात? नहीं, पॉजिटिव चार्ज तो पता ही चल गया ना, रिपल्सन थ्योरी पता थी इनको कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, और यहाँ ये रीबाउंड हो रहा है, इसका मतलब बीच में कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बैठा हुआ है।
अगर वो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता, वो ज़्यादा एरिया में होता, तो ज़्यादा अल्फा पार्टिकल रीबाउंड होते। 20,000 में से 1 या 2 हो रहे हैं, तो बोला जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है वो पूरे एटम के वॉल्यूम के कंपैरिजन में बहुत कम है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं। नेक्स्ट